वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सबीन ने और मैंने अब आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी बैरिस्टर से कि जिन्होंने बहुत ही कानून के अंदर मतलब लॉ के फील्ड के अंदर भी एक ऐसा शोबा चुना है जिसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं, जिसमें उमूमन अब तो खैर बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें हमें नज़र आती हैं, लेकिन उमूमन एक आम तासुर यह है कि पाकिस्तान में क्रिमिनल साइड के ऊपर एक्टिव हमें लॉयर्स काम करते हुए कम नजर आती हैं। तो एक तो ये भी बात बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल। और दूसरा जो मैं ब्रेक से पहले सबीन मैं तुम्हें बता रहा था कि वो एक ऐसा शरारती सा बहुत छोटी सी बच्ची थी और उन्होंने तौसीक को बहुत तंग किया था, लेकिन आज जब तौसीक को पता चलता है कि वो तो जनाब क्रिमिनल लॉयर बन चुकी हैं, प्राउड पहले आपके लिए बिल्कुल प्राउड मोमेंट। लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि वो बच्ची, लोग सोच रहे होंगे अच्छा वो बच्ची कहाँ मिली थी, मतलब जा रहे थे रास्ते में मिली थी, तो हम ये बताते चलें। सबसे पहले तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर जुगनू हमारे साथ मौजूद है, बैरिस्टर जुगनू काज़मी, बैरिस्टर सैयदा जुगनू काज़मी और जुगनू जो है जी वो हमारी बहुत अच्छी कॉलीग पाकिस्तान टेलीविजन PTV की अब तो वो रिटायर हो चुकी हैं एंड शी रिटायर्ड एज अ जनरल मैनेजर। फरखंदा शाहीन जिन्होंने हमारे इस PTV की स्क्रीन के लिए बड़े ज़बरदस्त अच्छे प्रोग्राम्स दिए। हवा के नाम एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ करता था, सानिया सईद उसको होस्ट करती थी, वो फरखंदा आपा तो हमारा उनके साथ। और ये जो राइजिंग पाकिस्तान ये जो शो है इसको भी वो बहुत अच्छा बहुत अरसे तक प्रोड्यूस करती रही। तो जुगनू जो है वो उनकी साहबजादी हैं और इन्हीं कॉरिडोर्स और इन स्टूडियोज के अंदर आपका बचपन गुजरा। एब्सोल्युटली। सो तौसीक ने बेसिकली इतना सस्पेंस क्रिएट किया था ब्रेक से पहले, तो हम सोच रहे थे क्या स्टोरी होगी, कैसे जानते हैं। अच्छा जी, तो अब कहानी, लेकिन अब जुगनू की कहानी सुनते हैं। जुगनू सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से जो अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो हमें बताइए कि वो अवार्ड क्या है। फर्स्टली थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में वुमेन इन लॉ अवार्ड्स हुए हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस along with some development partners ने करवाए हैं। और this was basically done to recognize the efforts of women lawyers and ये काफ़ी categories थी और उसमें nominations थी काफ़ी ज़्यादा। तो जिस कैटेगरी में मैं नॉमिनेट हुई थी वो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एंड देन आई वॉन इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, ग्रेटफुल टू द जूरी कि उन्होंने सेलेक्ट किया। बाकी नॉमिनीज भी जी सो इन माय कैटेगरी एक्चुअली एक सेकंड रनर अप थी, एक फर्स्ट रनर अप थी और फिर एक विनर थी। कंपटीशन बेसिकली बहुत टफ था। अच्छा जुगनू, अब हम सबसे क्योंकि पूछते जा रहे हैं कि अब क्या बचपन से सोचा था क्या बनना है बड़े होके? एक्चुअली सोचा था कि लॉयर ही बनना है और वो भी क्रिमिनल लॉयर बनना है? वैसे आइडिया तो था बहुत बचपन से, बीच में एक थोड़ी सी मैं डिट्रैक हो गई तो मैंने सोचा पायलट बनती हूँ। फिर मैं वो जैसा हर बच्चे का होता है, बट मैं फिर वापस आ गई और मैंने सोचा कि लॉ ही करना चाहिए। प्लस मेरे फादर ने बहुत इनकरेज किया कि मेरी वालदा बिकॉज ऑफ यू नो हर बैकग्राउंड, जैसे आपने बयान किया शुरू में, वो चाहती थी फिल्म मेकिंग, बट माई फादर रियली इनकरेज्ड मी टू बिकम ए लॉयर। दोनों में से किसी ने कभी इम्पोज नहीं किया कि आपने यही बनना है, विच आई थिंक इज ग्रेट। तो वो मैंने खुद फिगर आउट किया एंड क्रिमिनल लॉ इज एक्चुअली रिसेंट, आई प्लान नहीं था बट इट समहाउ लैंडेड इन माय लाइफ। क्रिमिनल लॉयर का जो हमारा जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि कोर्ट में खड़े होके वो जो क्या कहते हैं फाजिल वकील है कुछ ऐसा, तो उससे वो मोहम्मद अली की हम फिल्मों में हम देखा करते थे, वो जनाब जबरदस्त किस्म के डालो, तो इस तरह वाला सीन होता है जरा? आई विश इतना मजेदार होता, ऐसा होता नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ये होता है कि अपोजिंग काउंसिल होते हैं, मुलजिम तो नहीं होता पेश, वो तो अगर सेशंस कोर्ट में बिल्कुल शुरू की हेयरिंग्स में, बट मैं यूजुअली हाई कोर्ट की जो अपेलेट स्टेज जिसको कहते हैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, तो वहाँ नहीं होता, वहाँ थोड़ा बोरिंग होता है, बट फिर भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई थिंक क्रिमिनल लॉ इज इंटरेस्टिंग। क्रिमिनल मतलब किस तरह के क्राइम्स के हवाले से आप करते हैं? मैं तो एक्चुअली जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी वो ये थी कि कोर्ट ने मुझे खुद केसेस देना शुरू किए थे जब मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस आया। और जेल अपील्स एक चीज़ को कहते हैं, जो लोग जो मुल्जिम अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर्स और जेल से वो अपील्स भेजते हैं। अच्छा। तो उनके बिहाफ में मैं आती थी और अभी तक करती हूँ। तो वो डिफरेंट केसेस हैं। और इसके पैसे नहीं मिलते?
नहीं, बहुत ही नॉमिनल। हाँ जी, यही समझ लें, एक तरह से बस स्टाइपेंड टाइप चीज होती है, लेकिन उससे एक्सपीरियंस कितना? जी जी एब्सोल्युटली, आई थिंक राइट ऑफ ऑडियंस। और मुझे काफी एक बंदा मंच जाता है क्योंकि आपको अपीयरेंसेस होती हैं आपकी, फिर उसके अलावा स्टेट की तरफ से भी वकील हो तो वो भी आते हैं। क्रिमिनल अपील वेरी करता है, कभी डकैती के केसेस होते हैं, कभी मर्डर के होते हैं, कभी नारकोटिक्स के होते हैं। सो पहला केस जब जीती थी तो क्या मोमेंट थी? वो बहुत खूबसूरत मोमेंट था एक्चुअली। वो जब मैं जीती थी मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि नेचुरली दीज पीपल कांट अफोर्ड अ लॉयर। तो वो मुझे मैंने जब मैं आर्ग्यूमेंट्स करी थी तो मुझे समझ आ गई थी कि एक पॉइंट पे मैंने हिट किया है जो कि दैट रेजोनेटेड विद द जज, और शायद कुछ हो जाए, तीर निशाने पे लगा जाके। मुझे फिर भी लगा था कि वो अंडरगॉन करेंगे। अंडरगॉन का ये मतलब होता है कि सेंटेंस कम कर देंगे मगर एक्विट नहीं करेंगे, यानी बरी नहीं करेंगे। फिर भी उम्मीद थी, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने तो अपनी जॉब जैसे करनी थी, जैसे मैं चाहती थी, वो उस दिन शायद मुझे लगा कि थोड़ी बहुत हो गई है। उस जेल में वाले मुल्जिम का केस आपने फाइट किया था कि उसको अब बरी कर दिया जाए, उसने अपनी सजा, यानी कोई जो भी आपका पॉइंट था। जी जी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये इसकी बनती नहीं थी सजा, और इसको नहीं होना चाहिए था कन्विक्ट लॉ के तहत। तो जब मैं बाहर निकली तो कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आपने अच्छा आर्ग्यू किया। वो तो खैर जो दूसरे वकील कुछ वो भी थे, दूसरे लोग भी थे जिन्होंने कहा था, मगर जो मुल्जिम खुद तो नहीं था, वो तो जेल में था, बट जो वालदा थी ना, उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया और बहुत शाबाशी दी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा है, और वो कहने लगी कि मेरे बेटे का क्या, आपको क्या लगता है हो जाएगा? मैंने कहा आप बस दुआ करें। तो उनकी जो खुशी थी वो फिर मुझे बार रूम में लेके गई, वो चाहती थी कि मैं कोई चाय उनके साथ पीऊँ, ये वो, हम चले भी गए, मगर जो वो दुआएं दे रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जुगनू, अमूमन अगर देखा जाए ना तो ये कहते हैं कि हमें फीमेल्स क्रिमिनल लॉयर्स तो बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो जब लोग हायर करते हैं, अपना केस बताते हैं, वहाँ पर क्या शुरू में, क्योंकि अब तो नाम है आपका, अब लोग तो आंखें बंद करके करते होंगे यकीन करना, लेकिन उस टाइम पे कोई होता था कि नॉन सीरियस ले रहे हो, या फिर अच्छा शायद ये हैंडल कर सकेगी, लड़की सी है पता नहीं हैंडल कर सकेगी कि नहीं? यकीन है ना, ये सिर्फ मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बहुत काबिल जो कॉलीग्स हैं उनके साथ भी हुआ है। एक थोड़ा सा लाइक विद अदर प्रोफेशंस ये भी ज़रा मेल डोमिनेटेड है, जो जिसमें फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे फ़र्ज़ करें मेडिसिन, उसमें भी फीमेल्स को काफ़ी चैलेंजेस सामना करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा आता है उनकी तरफ से कि ये खातून हैं, ये कर लेंगी क्या, ये केस ले लेंगी। एक थोड़ा सा स्टेरियोटाइप बन गया कि खातून है तो वो सिर्फ फैमिली लॉ कर सकती है। तो वो हालांकि सच नहीं है, काफ़ी ख़वातीन है जो नहीं करना चाहती हैं, और काफ़ी जो कॉर्पोरेट में एक्सेल करती हैं। आर्बिट्रेशन इतने एरियाज हैं लॉ के। क्रिमिनल में है वैसे ख़वातीन, और जनरली पूरे पाकिस्तान में अगर देखो तो है, बट कम है, क्योंकि जनरली थोड़ा सा अवॉइड करती हैं। आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा उस तरह का एरिया ऑफ लॉ समझा जाता है जो कि प्रॉबेबली नॉट द सेफेस्ट फॉर वुमेन। अच्छा जुगनू, ये बताओ कि कुछ रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की। एक तो वो जो ना थाने कोर्ट कचहरियों के चक्कर, बस अल्लाह कोर्ट कचहरियों का चक्कर किसी को ना, तो तुम्हारा तो रोज कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगता है। एक जनरल आम तासुर ये कि वहाँ का माहौल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुल के बात करूंगा, शायद वहाँ पे जनरली जो ज़बान भी इस्तेमाल हो रही होती है, जिस तरह के लोग आए होते हैं, जिस तरह के क्या कुछ कभी खौफ आया था शुरू में, डरी थी कि मैंने किधर आ गई हूँ, ये कैसी जगह है, या It was, you were confident? नहीं बिल्कुल, और अभी तक ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कि थोड़ा सा ना लोग आपको कोशिश भी करते हैं ये थोड़ा सा पुट डाउन करें, कॉन्डिसेंडिंग भी हो जाते हैं कभी कभार, और जो आपने जैसे कहा जो माहौल है तो वो हो जाता है। इंटिमिडेटिंग के अलावा थोड़े से जो है आपको लगता है कि आप स्मूथली प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, मगर फिर मैं अपने अंदर से यही कहती हूँ कि अब ये तो फील्ड चुनी है तो करना तो है। तो हिम्मत, अगर अंदर से बिल्कुल मैं बहुत नर्वस हूँ, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि बाहर दिखे ना, अगले बंदे को ना पता चल जाए कि मैं नर्वस हूँ, क्योंकि अगर वो पता चल गया तो फिर काम एग्जैक्टली। और कोशिश तो होती होगी ना आगे पीछे, कैसे खातून है तो ऊंचा बोल लेंगे, चले उसी से डर जाएगी, रोने लग जाएगी, छोटी है, बच्ची है, इसको क्या पता है ना। बिल्कुल, ये बहुत होता है। अच्छा, वकालत को बतौर पेशा किस तरह देखती हैं आप? हमेशा से किस तरह, क्रिमिनल लॉयर के अलावा भी वैसे? जी
क्रिमिनल लॉ तो अभी रिसेंट है और मैं आगे और भी एरियाज एक्सप्लोर करना चाहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने थोड़े अरसे सुप्रीम कोर्ट में भी काम किया था, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे किया था, तो वो मुझे एक्चुअली अगर मुझसे पूछा जाए तो वो मेरा फेवरेट है, बट अभी उस पर काफ़ी टाइम है बिकॉज वो आता है सुप्रीम कोर्ट लेवल में। लॉ प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी का परसेप्शन है वो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स की वजह से, जो कि मे बी थोड़े राउडी हो जाते हैं या जो लीगल रिकोर्स नहीं लेते, मगर वैसे बहुत अच्छा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इसकी पढ़ाई भी काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका में तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं होती लॉ में, मगर ये कि रिवॉर्डिंग है, शायद वो रिवॉर्ड देर में आए, बट आई वुड से इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन। मैं सबको जो भी, आई थिंक इन पाकिस्तान इट्स ईजी टू स्टडी लॉ, बट वंस पीपल एंटर प्रैक्टिस तो उनको समझ आता है कि एक्चुअली इतना आसान नहीं है। वो जो हमने LLB किया था वो तो बस किताबें पढ़ के जैसा बाकी इम्तिहान आप देते हैं पास कर लिया, लेकिन जब करने पे आते हैं तो लग पता जाता है। तो मैं यही एडवाइस देती हूँ सबको, अगर वो पूछें कि सोच समझ के करें, क्योंकि रिगरस प्रोफेशन है काफ़ी, चाहे आप किसी फील्ड में भी जाएं। पढ़ना साथ साथ बहुत ज्यादा। मैंने तो ये भी सुना कि डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर पहले जमाने में था जी MBBS कर लिया, उसके बाद ज्यादा FCPS कर लिया और जी आप डॉक्टर बन गए। अब तो डॉक्टरों को हर 2-3 साल बाद, क्योंकि नई चीजें इसी तरह लॉयर को भी साथ साथ पढ़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। अब उस दिन भी मेरी वालदा कहती कि तुमने क्या शोभा चुन लिया, सारा वक्त तो तुम किताबें लेके खोल के पढ़ती रहती हो और वो रात गए तक। मगर ये तो है, जब आप केस प्रिपेयर करते हैं ना, आपको मल्टीपल जजमेंट्स देखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, अपना आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ता है। अच्छा सबीन, हम अब एक राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जुगनू हमारे साथ, बैरिस्टर जुगनू काज़मी हमारे साथ मौजूद है। इनसे एक और हवाले से भी हमने बात करनी है और वो है लिंकन्स इन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्ना जिस दरसगाह से बैरिस्टर बन के आए थे, जुगनू ने भी उसी दरसगाह से बरतानिया में तालीम हासिल की है। हम इस ब्रेक के बाद जुगनू से ज़रा वो कहानी सुनेंगे उस दरसगाह के बारे में, और वो मोमेंट कैसी थी कि जब ये उस दरसगाह के कॉरिडोर्स में वॉक करती थी और सोचती होंगी कि ये वही रास्ते हैं, ये वही राहदारियाँ हैं जहाँ से जिन्ना गुजरते थे। तो व्हाट वाज दैट मोमेंट एज अ यंग पाकिस्तानी गर्ल। रही मेरे साथ और सबीन के साथ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। बैरिस्टर जुगनू काज़मी आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो जो अवार्ड जिसका कुछ देर पहले हमने जिक्र किया, तो वो हमें पता चला जी उस अवार्ड की पहले बात तो ये कि मैंने तुम्हें कहा था अवार्ड साथ लेके आना है, तो अवार्ड ही नहीं तुम लेके आए। बहुत वैलिड रीजन उन्होंने दिया। हाँ वो वैलिड रीजन जरा ऑन एयर भी बताओ जी। अभी ब्रेक में मैंने पूछा वो अवार्ड किधर है, तो वो क्या कहाँ है अवार्ड? भाई उसको बहुत अहमियत मिल रही है और वो बहुत सजा हुआ है ड्राइंग रूम में, जो बिल्कुल उसकी जगह ड्राइंग रूम में नहीं थी। बट वो किसी और के अवार्ड्स जो अम्मा अब्बा ने खुद लिए वो ड्राइंग रूम में नहीं सजे हुए, बट मेरे अवार्ड को एजाज हासिल हुआ है कि वो ड्राइंग रूम में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ वो एक ऊपर उन्होंने एलिवेटेड पोजीशन में रख दिया। वो इतनी ऊंचा था कि उतारना मुश्किल हो। जी जुगनू नहीं लेकर आई तो हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं अवार्ड, यहाँ हमें देखने का मौका मिल गया। अच्छा जी, इस मोमेंट के बारे में जरा जुगनू एक दफा फिर बताइए कि ये I think it was a beautiful moment. I was actually not expecting it at all. तो आई एम वेरी थैंकफुल। अच्छा तुम्हें पहले से पता था या सामने बैठे हुए सारे नॉमिनीज बैठे हुए? सामने बैठे हुए, और मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि आई वाज गोइंग टू विन, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि इट हैपेंड। आई थिंक बड़ा अच्छा हुआ है कि ये हुआ है, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर अदर वुमेन लॉयर्स, क्योंकि काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है उन्हें। अच्छा सर इसके बारे में बताइए कि जिस तरह है कि ये राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, तो ये क्या ये पहली दफा, ये पहला साल है जिसमें ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, एंड आई थिंक ये प्रोफेशन में भी पहली दफ़ा हो रहा है। इट्स लिटरली द फर्स्ट एवर। और ये इनका जो है मिनिस्ट्री का ही इनिशिएटिव था कि ये करना चाहिए टू रिकग्नाइज द एफर्ट्स, बिकॉज ज़ाहिर है लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री उनको समझ आती है कि ख़वातीन के लिए मुश्किल शोबा है, और टू प्रोग्रेस एंड टू एडवांस इन द प्रोफेशन इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, क्योंकि वो खुद भी वहाँ लॉयर्स हैं, तो उनको पता है, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स रह चुके हैं कि ख़वातीन के लिए एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है। तो उन्होंने ये किया, आई थिंक दे
they plan on doing this as a yearly thing, which I think is excellent, क्योंकि और ख़वातीन आएंगी, आगे बढ़ेंगी, और इसमें अच्छी ये बात थी कि representation थी from different provinces, और बड़ा अच्छा turn out था। कराची से ख़वातीन आई हुई थी, KP से आई हुई थी, बलोचिस्तान की nominate हुई हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ areas में तो मतलब hats off to women, it's even more difficult for them to practice. Some areas like with any country, कुछ ज़रा आसान होते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल होते हैं, कुछ जो विद इन लॉ शोबे मुश्किल होते हैं, कुछ थोड़े से रिलेटिवली उनसे कम मुश्किल होते हैं। तो all those women who also got nominated, I think excellent job. अच्छा जुगनू, वैसे तो बंदा कर्टिसी में कह देता है ना, अच्छा मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे अवार्ड मिल गया, लेकिन दिल में कितनी होप थी वैसे कि हाँ मुझे मिलेगा। Actually zero. That's also because मैं जब चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करती तो वो हो जाती है, और जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो नहीं होती, तो वो खुद ही वैसी। फिर आप उल्टा सोचा करें, मुझे लग रहा है जज साहब मेरे खिलाफ फैसला दे देंगे, तो पता चला हक में फैसला हो गया, फेवर में हो जाता है मेरे साथ। अच्छा जुगनू, आपने जिस तरह से बात की कि एक सेफेस्ट एरिया नहीं समझा जाता, इसलिए खवातीन इस फील्ड में नहीं आ रही होती, आपके ख्याल से, आपके मुताबिक ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसमें ख़वातीन को सेफ एंड सिक्योर फील करवाया जाए ऐसी फील्ड्स में भी, कि वो ऐसी फील्ड में आगे आए, अपना करियर परस्यू करें? जी एब्सोल्युटली। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ ख़वातीन को दिक्कत ना पेश हो, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ सिंगल गर्ल्स के प्रॉब्लम है, बट जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज डे केयर सेंटर्स कहाँ अपने बच्चे छोड़ के जाएँ या क्या करें, या वर्किंग आवर्स, बिकॉज लॉ इज़ वेरी डिमांडिंग, तो वर्किंग आवर्स इतने लंबे होंगे कि एक जो मदर है, स्पेशली यंग मदर है, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना टाइम स्पेंड करना। सेफ स्पेसेस है, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, विच इज़ वाई जो विमेन इन लॉ है, विच इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स, वो उनकी भी बड़ी ये कोशिश रहती है हमेशा कि वो फेयर रिप्रेजेंटेशन या इक्वालिटी ऑफ विमेन इन द प्रोफेशन, उसके लिए लड़ें कि अगर कोई कमिटी बनती है या कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो ख़वातीन को भी उतनी ही एक्सटेंड किया जाए जितनी मर्द हज़रात को, और बेस्ड ऑन मेरिट। मतलब जस्ट बिकॉज एक जेंडर है उसके पीछे ख़वातीन को ना ये ना हो कि आदमियों को तरजीह दी जाए या इवन वाइस वर्सा, तो मेरिट पे बेस्ड हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा होस्ट ऑफ फैक्टर्स, आई थिंक माइंड सेट का चेंज करना काफ़ी ज़रूरी। आई थिंक द रियल थिंग इज़ दैट मोर एंड मोर वीमेन आर एंटरिंग द प्रोफेशन, बट और भी ज़रूरत है, जब एंटर होंगी थोड़ा परसेप्शन भी ज़्यादा ख़वातीन होंगी, अपनी जगह बना सकती हैं, और उनको फिर अपॉर्चुनिटी भी दी जाए। ऐसा ना हो कि वो दे अब क्योंकि ख़वातीन आ रही बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो फ़ायदा क्या है? बस वो सिर्फ चेक कि हाँ जी इतनी आ गई, इतनी % हमारी लॉयर्स है, भाई वो कर क्या रही हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी। अच्छा जी, अब जरा हम बात करना चाहेंगे लिंकन इन की। हमें बताइए इस दरसगाह के बारे में, और फिर हम सब पाकिस्तानियों का, हम हर 25 दिसंबर को कहते हैं कि जिन्ना जो है फिर वो लिंकन इन गए और वहां से उन्होंने, तो टेल अस अबाउट द होल एक्सपीरियंस। पहले तो बताओ वहाँ एडमिशन जब हुआ उस साल। आई थिंक इस अगेन मैं इसमें तो अपने वालिद को ही क्रेडिट दूंगी, बिकॉज मैं एक डिफरेंट इन के लिए जा रही थी, और एक डिफरेंट स्कूल के लिए। तो जो इन्स होते हैं ये 4 इन्स हैं, लिंकन्स के अलावा 3 और ये एसोसिएटेड इन्स होते हैं। इसमें आप पढ़ते नहीं है बट जाके सोशलाइज और नेटवर्क करते हैं, बॉडी होती है जिससे आप एसोसिएटेड होते हैं। तो ये एक्चुअल कोई वो नहीं होता कि ये फलानी जगह, मतलब कोई उसकी इमारत बिल्कुल होती है, होता है? जी बिल्कुल होती है, बट वहाँ जाके पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं आप एक दूसरे लॉ स्कूल में, बट यहाँ जाके 12 डिनर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, सोशलाइज करना होता है, नेटवर्क करने होते हैं, और भी इनके अपॉर्चुनिटीज ये ऑफर करते हैं, या तो वो आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फील हुआ। एक तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी, और वहाँ तो जिन्ना की तस्वीर भी लगी हुई है, तो वहाँ तो हर पाकिस्तानी के लिए मैंडेटरी है कि वो जाके अपनी तस्वीर खिंचवाए। बट तस्वीर खिंचवाने की बियॉन्ड, आई थिंक वहाँ जाके एटलीस्ट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे ये महसूस हुआ कि अब आ तो गए उस जगह, बट जिना वाला लेवल वैसे ही बंदे को एम करना चाहिए कि अचीव करें। आई फॉर वन आई एम अ बिग फैन, मैं उनकी किताबें पढ़ती हूँ, स्पेशली जो उनकी यंग एज की थी, जब वो उन्होंने लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, वो वापस बॉम्बे आए थे और उन्होंने शुरू की थी, और जिस तरह उन्होंने केसेस आर्ग्यू किए और अपनी जगह बनाई, क्योंकि वो उनकी ख़ानदान में कोई लॉयर नहीं था, वही पहले थे, और उन्होंने जो बिल्कुल हायर अप्स में उन्होंने अपनी जगह बनाई, लीट में फिर वो मूव करना शुरू हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। तो आई थिंक उनकी बड़ी एग्जाम्पलरी मेहनत और जिंदगी। अच्छा जुगनू, ये बताओ कि ये तो हम पाकिस्तानी हैं जी, तो हमारा एक वो इमोशनल वो पंच भी आ जाता है ना कि जी कायदे आज़म ने ये क्या है,
मुझे बताओ कि जब आप वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के अपने जैसे लॉयर्स के साथ उठती बैठती थी, क्या जिना को एज अ लॉयर, जैसे आप कह रही हैं, उनकी किताबों को, उनके केसेस को दूसरे ममालिक के यंग लॉयर्स भी पढ़ते हैं, मतलब जिना को कि जी अच्छा ये वाला केस जो है, मतलब उसको एकेडमिकली उसकी क्या वैल्यू है? आइडियली तो उनको पढ़ना चाहिए, बट आई थिंक जनरली आजकल ट्रेंड है कि किताबें पढ़ते नहीं हैं लोग इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि आई थिंक जिना एंड जो लोग पढ़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो जिना की बहुत तारीफ़ करते हैं और बड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे। एंड आई थिंक जिना की जो पॉलिटिकल करियर तो है ही है, बट मैं तो उनके स्पेशली लीगल करियर से काफ़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ कि क्या उनकी मेहनत थी और क्या उनकी स्टैंडिंग थी। और अगर कोई पढ़े तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हो सकती है उनके लीगल करियर के बारे में। कुछ एक ज़माने में उनकी जजमेंट्स भी पढ़ी थी, क्योंकि वो पुरानी किताबों में होती हैं, आसानी से इंटरनेट पे मिलती भी नहीं थे, जिसमें वो लॉयर पेश हुए थे। जी, तो वो मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो आसानी से इंटरनेट पे मिलती भी नहीं है, तो किसी लाइब्रेरी जाएं, निकालें पुरानी ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स में से। तो बहुत आई थिंक यू नो ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड जिना का इंटेलेक्ट और हार्ड वर्क था। जुगनू को 10 साल बाद कहाँ देख रही हो? 10 साल बाद अभी तो मैं यही सोचती हूँ कि क्योंकि लॉ बहुत डाइवर्स है, लाइक विद अदर फील्ड्स, बट लॉ में और एज टाइम प्रोग्रेसेस बहुत सारे नए एरियाज भी आते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं लोग। और मैं बस ये चाहती हूँ कि आई शुड लर्न द लॉ एज मच एज पॉसिबल, फिर मैं आगे जाके कोई एक नीश या कोई एक एरिया में स्पेशलाइज कर लूँ, या स्पेशलाइज बट स्पेशलिटी बना लूँ अपनी। मगर मैं लिटरली अभी बस कानून सीखना चाहती हूँ, क्योंकि इतना ब्रॉड है, इतना वास्ट है। क्रिमिनल लॉ कभी भी मेरा प्लान नहीं था, बट हो गया। बिल्कुल। तो, और ये सोच मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी है कि एक होता है ना इंसान के, हाँ ठीक है इस जगह पर आ गया, उसको कहता है मुझे सब कुछ आ गया। तो जुगनू की आई थिंक यही सोच है जिनको यहाँ तक लेकर आई है कि इन्होंने सीखना है कि लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन साथ में ये चीज भी है जो आप बताती हैं कि बाकी खवातीन को भी आप अपने साथ इनकरेज करेंगी, एक ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए भी क्रिएट करेंगी कि वो भी आगे बढ़े और वो भी जो है ऐसी फील्ड्स को ज्वाइन करें। जी जी, सबने मिल बांट के काम करना है इसमें। इस प्रोफेशन में एक बड़ा माइनस पॉइंट है जो कि काफी हद तक देखा जाए तो जो और भी कुछ प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर आप चाहे कितने भी आपने यूनिफॉर्म जो है उसको तो फैशन का जो तुम्हारा शौक था इतने जबरदस्त वो है ना, कुछ नहीं होता। अब मैं आपको क्या बताऊं कि जुगनू के जो बचपन के फैशन होते थे, ओह मतलब एम्बैरेसिंग। अब देखिए दोबारा सस्पेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया। वो जो शौक है वो तो जुगनू गए फिर, अब तो रोज काला कोट और सफेद शलवार। यही है बस, कोई अगर कोई इवेंट्स हो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ तो वहाँ पूरा करना पड़ता है, बट वैसे तो यही है। और ज्यादातर इसी में कर लिया इसको, अच्छा चलो पर्ल के बटन लगा लो, के दूसरे बटन लगा लो, है ना, तो बाल बांध के। और बिल्कुल क्योंकि फोकस सिर्फ जो है फाइल पे होता है और आर्ग्यूमेंट्स पे। अच्छा हेयर स्टाइल्स भी कोई चेंज नहीं हो सकते? नहीं मतलब वो अब सुबह सुबह भी होता है तो बंदा कहता है ये दिस डजंट मैटर, आर्ग्यूमेंट्स मैटर। लेकिन एग्जैक्टली जो व्हाइट है ना उस पे जो डिजाइनिंग हो सकती है, जिस तरह अभी भी पर्ल्स जो हैं बड़ी जबरदस्त, तो टिप्स ली जा सकती हैं, डेली की प्रैक्टिस होगी है ना, एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। बहुत मुबारक हो तुम्हें, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ इस बात का तो मुझे कि तुम्हारा जो फैशन का जो शौक और करियर था वो सारा वहीं रह गया। बोरिंग हो गई है जिंदगी, बोरिंग होगी ना जिंदगी। सही बात है, बहुत सोचना पड़ता है कि अब नहीं, यू नो, एक तरीके से मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ, फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव्स को, नहीं एक तरीके से कांटेक्ट करना है, क्योंकि यू नो लोग अगर वो दिख गए जो मुझे कोर्ट में देखते हैं, आई कांट बी टू डिफरेंट, यू नो, आई हैव टू बी एबल टू मेंटेन अ सर्टेन रेपुटेशन, डेकोरम, एब्सोल्युटली। आउटसाइड कोर्ट भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेंटेन करूँ। उस वक्त भी ज्यादा तैयार वगैरह नहीं होती, अगर हो जाओ तो तब कॉन्टेक्ट इस तरह रखती हूँ कि बहुत लॉयर हाँ, लॉयर ही पता चल जाए कि लॉयर। अच्छी बात है वैसे। मैं कोशिश करती हूँ। जो कहते हैं कि अच्छा ये तो बचपन से ही हमें लग रहा था कि इसने डॉक्टर बनना है, ये तो बचपन से ही लगता था ये टीचर बनेगी या लॉयर। ऐसे क्या बच्चों में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि वो अच्छा लॉयर बन सकते हैं? अमूमन काम तासुर के जो बहुत ज्यादा बोलता है वो अच्छा लॉयर होगा। Is this true? I think ये कहते हैं, that's the general understanding, but इससे कोई इतना ताल्लुक नहीं, क्योंकि काफ़ी जो खामोश लोग हैं वो भी बड़े अच्छे। I think analytical skills जो usually intelligence, analysis,
जजमेंट ये बड़ी मैटर करती हैं। एंड इंटेलिजेंस तो चले, मैं इंटेलिजेंस को कभी भी हार्ड वर्क से इक्वेट नहीं करूँगी, बिकॉज आप हार्ड वर्क कैन मेक अप फॉर योर इंटेलिजेंस, नॉट द अदर वे अराउंड। तो वो एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स जो कुछ लोगों को आगे से हमेशा ये भी सोचा जाता है कि जिनके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट तैयार है या जो आर्ग्यू करने के लिए, तो वो लॉयर बन सकते हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा यहाँ ये कि अगर स्पेशली अगर लिटिगेशन में जाना है जो कि कोर्ट की प्रैक्टिस है, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ हिम्मत और कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ टफ वर्ल्ड आउट देयर। जैसे आपने भी देखा, इट्स नॉट ईजी, यू नो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल यू फेस। कभी कभार ये कि आपके आर्ग्यूमेंट्स एवरी डे, यू कांट हैव अ गुड डे इन कोर्ट, एंड ज़रूरी है कि आपका बैड डेज भी गुजरे ताकि आपको पता चले कि ये भी हो सकता है और आप और बेहतर अपना केस तैयार करके आए। तो कभी कभार जो है यू नो आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने अच्छे ना हो, क्योंकि यू आर ओनली ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, बट ज़रूरी ऐसे होना। बट आई थिंक कॉन्फिडेंस और जो करेज की काफ़ी ज़रूरत है, हिम्मत। और मेरा ख्याल है एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, वेरी, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपना अगला आर्ग्यूमेंट देना है, क्या देना है, और आप ये नहीं सुन रहे कि आपका फाजिल वकील क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो आई थिंक अच्छी लिसनिंग स्किल भी बड़ी बिल्कुल लिसनिंग, अपनी स्पीकिंग स्किल्स, एंड आई थिंक स्पीकिंग स्किल्स से भी ज़्यादा इन्होंने आपने बहुत सही और अच्छी बात की, लिसनिंग स्किल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन अगर आप जज के आगे अपेयर हो रहे हैं तो जज को भी सुने, मतलब जज के पास इतना ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है केसेस की, वो आपके लिए तो इंतजार नहीं कर सकते कि आप आएँ बाएँ शाएँ करें और उनकी सवाल ना सुने। हाँ, और पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन अगर आपको पता होता है कि हाँ आपका केस जा रहा है आपके हाथ से या कुछ, तो आपको वो, आपने जज की भी बात की, तो वो एक डेकोरम, वो रिस्पेक्ट उसको मेंटेन करना होता है। आवाज आपकी ऊंची नहीं हो सकती क्योंकि एक नेचुरल सी चीज है। तो इसको कैसे कवर किया? बहुत यही बात है जो मेरे काफ़ी अच्छे मेंटोर्स, उन्होंने यही बताया कि चाहे जो भी हो जाए, आपकी बेइज्जती हो रही हो कोर्ट में, आपको डांट रहे, कोई भी, यू नो, द वर्स्ट डे एवर, यू हैव टू कीप काम। एंड मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि किसी तरह काम और ये अपना टेम्पर ना लूज़ करें किसी अपोजिंग काउंसिल पे या कुछ, क्योंकि वो बहुत डेट्रीमेंटल हो। टेम्पर ना लूज करें, पैनिक ना करें, क्योंकि टेम्पर लूज करने और पैनिक करने से आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मगर डेकोरम मेंटेन करें, जो कि इट्स अ लॉट इजियर सेड देन डन, बट बंदा कोशिश कर सकता है वही, अगर आप बार बार अपेयर हो, एक अच्छा दिन जाए एक बुरा दिन जाए, तो इस तरह फिर आप बैलेंस जरूरी है। वही बड़ा मजा आया जुगनू, थैंक यू वेरी मच, बहुत मुबारक हो तुम्हें भी, तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी, the whole family. It's a proud moment for you and the family and all of us, and all the best. Thank you so much. और मेरा जो तुम तो 10 साल बाद कह रही हो, भी मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करूंगी, मेरा ख्याल है 10 साल बाद इंशाल्लाह बहुत आगे के लेवल पे काम हो रहा होगा। So all the best. Thank you so much. Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबीन और मेरे साथ आज राइजिंग पाकिस्तान का ये एक इंटरेस्टिंग एपिसोड, आज काफी मजे के, बस वो करियर से और फिर उसके बाद जुगनू की गपशप है ना, और लिंक हो रहा है, एक सेगमेंट दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से लिंक हुआ है। लोग समझ रहे हैं बड़ा इन्होंने प्लान किया, तो कोई प्लान नहीं, तो हो गया इत्तेफाक से। हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आज हमें टाइम भी नहीं मिला है ना। एग्जैक्टली। तो जी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और जिंदगी रही तो कल आपसे फिर राइजिंग पाकिस्तान में मुलाकात होगी। रब रखा, खुदा हाफिज।